अच्छा सर, आज की क्लास में हम एक और पास पेपर कर लेते हैं जो कि डेफर्ड टैक्स का आया था विंटर 2022 में। इस सवाल की कुछ यूनिकनेस ये थी कि इसके अंदर उसने कहा था कि भाई हमने पहले से ही एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला हुआ है, एसेट्स निकाले हुए हैं, लायबिलिटीज निकाली हुई हैं, नीचे जो आपको एडजस्टमेंट्स दी गई हैं, इन एडजस्टमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए पहले ये बताओ कि एडजस्टमेंट्स कर लोगे तो रिवाइज एसेट की, लायबिलिटीज की, प्रॉफिटेबिलिटी की क्या अमाउंट होगी, और उसके ऊपर फिर इसने कहा भाई डेफर्ड टैक्स भी निकाल के दो, यानी फॉर द ईयर और एज एट दोनों। तो बहुत ही ज़्यादा फोकस होकर देखना है क्योंकि इसके अंदर उसने IAS 19 भी टेस्ट किया हुआ है। सही जी, उसने IFRS 9 टेस्ट किया हुआ है। IFRS 9 के साथ साथ इम्पेयरमेंट की यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का मॉडल भी टेस्ट किया हुआ है अलॉन्ग विद द एरर के उसके अंदर गलती हुई हुई है। सही है जी, तो बहुत फोकस होकर देखना। इसके साथ साथ उसने IFRS 2 भी टेस्ट किया हुआ है, शेयर एप्रिसिएशन राइट। तो आए एक एक करके देखते हैं। इसमें कहता ही है कि भाई ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आर्चरी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। याद रखिएगा हमारा ईयर एंडेड 2021। फिर कह रहा है कि भाई ये अमाउंट शो हो रही थी बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग द आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो कि नीचे दिए हुए हैं। यहाँ पे टोटल एसेट्स जो है आपको 1300 मिलियन के दिए हुए, लायबिलिटीज और प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। डिटेल्स ऑफ आउटस्टैंडिंग इशू के अंदर सबसे पहले वो बता रहा है कि भाई AL जो है वो ऑपरेट करता है फंडेड पेंशन प्लान। फंडेड पेंशन प्लान का मतलब ये है कि भाई ये एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान है। सही जी, फंडेड का मतलब है इसने अलग से फंड क्रिएट किया हुआ है जहां पे ये पैसे जमा करता है। और IAS 19 में मैंने आपको बखूबी सिखाया कि भाई हम जब पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी एंट्री ये बनती है प्लान एसेट्स डेबिट और कैश क्रेडिट, यानी कंपनी के पास से ये पैसे चले जाते हैं जो कि लायबिलिटी को नेट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। आगे जी, फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन द बुक्स ऑफ AL, यानी कोई एंट्री नहीं बनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन एक्सेप्ट जो कि मैंने कंट्रीब्यूशन किया है उसके अलावा। और वो कह रहा है कि भाई उसने पेंशन लायबिलिटी को डेबिट कर दिया। ऐसी बातें नेट पे प्रेजेंट होती है तो उसने ऑल टुगेदर पेंशन लायबिलिटी को डेबिट कर दिया, मतलब उसको नेट कर दिया। ऑब्वियसली बात है, जितने मेरे एसेट ज्यादा होंगे उतनी मेरी जो ऑब्लिगेशन है, क्योंकि देखें ना मेरी ऑब्लिगेशन तो टूवर्ड्स एम्प्लॉइज है ना, उसके लिए मैंने फंड क्रिएट किया हुआ, तो जितना फंड का बैलेंस ऊपर जाएगा उतनी लायबिलिटी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे बता रहा है कि भाई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्चुअरियल रिपोर्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स दिए हुए हैं, ऑब्लिगेशन की वैल्यू दी हुई है, ओपनिंग करंट सर्विस कॉस्ट कंट्रीब्यूशन टू द फंड इसकी एंट्री बन चुकी है। वो सिर्फ कह रहा है पेंशन पेड बाय द फंड एक्चुअरियल गेन्स है, एक्चुअरियल क्या जो है ये एक्चुअल रिटर्न है और प्लान एसेट्स पे। यानी मैंने आपको सिखाया था IAS 19 के अंदर कि जब आप फंड के अकाउंट्स देखते हैं तो फंड के अकाउंट्स के अंदर बहुत सुकून से सुनना, फंड के अकाउंट्स के अंदर आपको दिखता है कि भाई फंड का बैलेंस, अच्छा फंड का बैलेंस वो एक्चुअल बैलेंस होता है, वो आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठा के अपने पास लेके आते हैं। जब उसको अपने पास उठा के लेके आते हैं तो आपने जो लायबिलिटी बुक की हुई होती है वो उसमें नेट हो जाती है। तो आप बताते हैं मेरी नेट ऑब्लिगेशन या नेट सरप्लस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या होगा। और कह रहा है भाई यील्ड ऑन यानी रिटर्न ऑन हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के ऊपर है 14% का पर एनम। और यहाँ पे लिख के देता है कि भाई जो टैक्स लॉज हैं वो कंट्रीब्यूशन जो फंड में पे किया है उसका एक्सपेंस अलाउ करता है, उसके अलावा कोई चीज अलाउ नहीं करता। तो आइए जिस तरह पहली एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 ये आ गई हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 और ये है हमारी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन IAS 19। सही जी। अच्छा मैं यहां पे दो चीजें बनाऊंगा, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, सही है, और नीचे बनाऊंगा यहां पे डिफाइंड बेनिफिट एसेट, यानी यू कैन कॉल इट प्लान एसेट्स। जो इस प्लान के अंदर मैंने एसेट्स बनाए हुए हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी कितना है, मैं सवाल में गया, मैंने सवाल में देखा कि भाई मेरे पास जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है ये लायबिलिटी का, वो आ रहा है मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 350। ये आपके एक्चुअली ने बताई होगी, जो हम कैलकुलेट करना सीखे भी थे जब हमने IAS 19 किया था। अगर तो आपने तमीज से किया था। इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है आपके पास एट द रेट ऑफ 14%। हम कहते हैं ना हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से ग्रो करवाएंगे, तो हमने कहा 14% का ये एक्सपेंस है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरा ये 14% ही है, यस 14% है, और ये ऑब्लिगेशन के ऊपर लगा है, ऑब्लिगेशन थी 350 की।
अच्छा भाई, इसके बाद मैंने कहा जो करंट सर्विस कॉस्ट है, करंटली जो उन्होंने मुझे सर्विसेज दी हैं, सही है, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी, जो फ्यूचर में उससे लूंगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। मैंने कैलकुलेशन सिखाई हुई है, आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉल इट अगेन एंड अगेन। ये रहा जी, करंट सर्विस कॉस्ट आ गई हमारे पास यहां पर 73 की, ये बात हो गई यहां पे डन। अच्छा भाई, इसके बाद आप कह रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पेड टू द फंड। कॉन्ट्रीब्यूशन पेड टू द फंड का यहां पे लायबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो एसेट्स को एनहांस करता है मेरे, सही है जी, याद रखिएगा। इसके बाद हमने कहा कि भाई अगर हम यहां पर देखें पेंशन पेड बाय द फंड, पेंशन पेड बाय द फंड का मतलब है कि ये लोग चले गए और उनको हमने पेंशन पे की है, और वो पेंशन पेड बाय द फंड है 53। और मैंने आपको जब ये IAS 19 सिखाया था तो वहां पे बताया था कि जब पेंशन पे होती है तो अपनी जेब से नहीं पे करते, प्लान एसेट्स से निकाल के पे करते हैं, तो उसकी एंट्री ये बनती है प्लान एसेट्स क्रेडिट और ऑब्लिगेशन डेबिट। तो इसका आपका नेट इंपैक्ट कुछ भी नहीं होता है, एसेट कम हो जाता है, लायबिलिटी कम हो जाती है, दैट्स इट, याद रखिएगा। इसके बाद फिर हमने कहा पेंशन पेड बाय द फंड के बाद एक्चुरियल गेन्स आ रहे हैं। अच्छा, एक्चुरियल गेन्स आपके हैं तो आपकी लायबिलिटी ऑब्वियस सी बात है रिड्यूस हुई होगी, वो है 34, इतने से आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हुई होगी। तो आपने क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया 385, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। अच्छा भाई, अब यहां आ जाएं, अब इधर आ जाएं, यहां पे आपके पास ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए 250 का, एसेट्स है ना आपके, ये आ गया 250, सही है जी। अच्छा भाई, इसके बाद आप इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम बुक करते हैं जो इस कंपनी के P&L में जाएगा 14% पे। हाईली रिगार्डेड जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं आपके, जिसपे रिस्क कम होता है, वो ये आ गया। अच्छा भाई, फिर इसके बाद कंट्रीब्यूशन पेड, कंट्रीब्यूशन पेड अगर मैं देखूं तो कंट्रीब्यूशन पेड आपने किया है भाई फंड को 62 का, वो ये आ गया, देख लेते हैं 62 ही है ना, ओके। पेंशन पेड बाय द फंड, पेंशन पेड तो जाहिर सी बात है ये सेम अमाउंट होगी, यहीं से उठा लेते हैं। अच्छा भाई, ये सारे कार्यक्रम करने के बाद आप देखें वो कह रहा है एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स। बात समझिएगा, हमने फंड के फाइनेंशियल उठाए क्योंकि फंड एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। मैंने देखा कि उसके अंदर एक्चुअल गेन आया हुआ है कितने का, 44 का। अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक्चुअल गेन कितने का आया हुआ है, 44 का, लिख के दिया हुआ है। एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स, जो एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स है वो 44 है। अब याद रखिएगा, मैंने यहां पे एक्चुरियल, यहां पे गेन, सही है, जो कि OCI में जाएगा, OCI का इंपैक्ट आएगा, तो एक्चुअल रिटर्न है 44। मैंने अपनी किताबों में कितना बुक किया हुआ है, 35। तो मैंने कहा कि भाई 44 माइनस 35 कितना हो गया जी, 9। तो मैंने कहा भाई ये गेन है, सर गेन आपने यहाँ पे पॉजिटिव में रखा हुआ है, वहां पे जो आपका गेन था नेगेटिव में, भाई लायबिलिटी कम हो रही है, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। यानी आप बात समझिएगा, आपने ये जो बैलेंस है ना, ये 250, ये 250 का बैलेंस आपने जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा फंड का बैलेंस, वो उठा के यहाँ पे रखा होगा। यानी आपने फंड के अकाउंट्स उठाए, उसमें आपने देखा कि जितने भी इन्वेस्टमेंट्स, कैश वैश, जो भी लायबिलिटीज है, उसको घटाने के बाद 250 बचा हुआ है। आपने उसके ऊपर इनकम बुक की, आपके P&L में गई, कंपनी के P&L में गई, उसमें और पैसे जमा किए, उसमें से इतने पे कर दिए। फिर भी आपने देखा कि जब इनकम को इनकम से कंपेयर किया, फंड की एक्चुअल इनकम को अपनी रिकॉर्डेड इनकम से, तो आपने देखा उसमें 44 रुपए का गेन आया हुआ है, फंड के अंदर बुक हुआ हुआ है, जबकि आपने इनकम कितनी बुक की हुई है, 35 की। तो एक्चुअल रिटर्न आपका ज्यादा था, इसलिए बाकी आपने OCI में डाल दिया, क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो हाईली रिगार्डेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की हद तक की बुक होता है। दैट्स इट, ये मैंने IAS 19 में सिखाया हुआ है। अब मैंने कहा कि सर अब मैं ये सारी चीजें करने के बाद मैंने कहा अब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे। आ जाएं जी, पहले तो यहां पे क्यूमुलेटिव फिगर्स देख लें। अच्छा, मैं नेट पे एंट्री बनाऊंगा क्योंकि नेट पे ही रखती है कंपनी, तो इसको फोकस होके देखिएगा। मैंने कहा कि भाई अगर मैं P&L चार्ज निकालूं, P&L चार्ज जो अब तक बुक नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि भाई ये एक्सपेंस बुक नहीं हुआ, ये एक्सपेंस बुक नहीं हुआ, और ये जो है इंटरेस्ट इनकम, ये इसको कम कर लेती, तो ये जो 87 है ना P&L चार्ज, ये आपका डेबिट हो जाता, और डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन नेट आपकी हो जाती क्रेडिट। इतने से आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती, इनहांस हो जाती। खुद देखें ना, आप कह रहे थे आपको ओपनिंग इतने पे करने, उसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी से इतना ग्रो हुआ, करंट सर्विस कॉस्ट इतनी हुई, इतने से इंक्रीज हुआ,
इतने से बचत हो गई, इतने का नेट आपने एंट्री बनानी थी, ये बन गई। अच्छा भाई, फिर आपने जो पेंशन पे की, जो बेनिफिट्स पे की है, उसकी एंट्री क्या बनेगी? डिफाइंड बेनिफिट एसेट, यानी अब मैं अगर इसकी एंट्री नहीं भी बनाऊं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो यार, जो आपने ये पेंशन पे की है ना 53 की, इसकी मैं कोई एंट्री नहीं बना रहा क्योंकि एक एसेट कम हो रहा है, जो जाहिर सी बात है मेरे प्लान एसेट्स कम हो रहे हैं और लायबिलिटी भी कम हो रही है। तो अगर नेट पे देखो तो इंपैक्ट जीरो है, यानी इसका मेरी कंपनी की जात पे कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि आप खुद देखें जो एसेट्स थे उसमें से लायबिलिटीज माइनस हुई थी, उसमें से प्लस भी हट गया, माइनस भी हट गया, दैट्स इट। मैं 1 रुपए की भी एंट्री नहीं बनाऊंगा। बनाना चाहो तो, मैं अगेन बता रहा हूं, बनाना चाहो तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन डेबिट और डिफाइंड बेनिफिट एसेट यानी प्लान एसेट्स क्रेडिट कितने से? 53 से। अगेन इसका हमारी कंपनी की जात पे कोई इंपैक्ट नहीं है, इसका मेरी कंपनी की जात पे कोई भी इंपैक्ट नहीं है। जितने से एसेट कम हुआ उतने से लायबिलिटी कम हुई, नेट करूं तो इंपैक्ट जीरो है, तो इसलिए मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। खैर, ये तो हो गया ये। अब मैंने ओसीआई का देखना है। अच्छा, ओसीआई में आपके सामने देखें मेरा क्या बुक हुआ है? गेन बुक हुआ है, ये रहा 34 का गेन है, ये भी 9 का गेन है। तो अब अगर मैं कहूं तो क्या ओवरऑल बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि मेरी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन नेट डिक्रीज हुई है और ओसीआई का मैं गेन बुक कर लूं। तो सर गेन बुक करने के लिए ये उठाया मैंने और ये उठा लिया मैंने 9 का, तो ये आ गया 43। यानी सर ओसीआई के अंदर मैंने उल्टा कर दिया, ओसीआई के अंदर मैंने ये गेन बुक किया। अच्छा, गेन का मतलब ये है कि सर देखें मेरी लायबिलिटी कम हुई ना ओवरऑल बेसिस पे, आप खुद बात समझें। इस गेन से एसेट बढ़े तब भी लायबिलिटी कम हो रही है और इससे ओवरऑल लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एक्चुअली कह रहा है कि भाई मेरी नजर में मैंने एस्टिमेट ज्यादा कर लिया था, अब कम है। तो हमने कहा भाई 34 से आप इसको उड़ा दें। तो जब 34 से मैंने उसको उड़ाया मेरे बच्चों, तो देखो ना मेरे को टोटल गेन कितने का हो गया? 43 का, मेरी लायबिलिटी इतने से कम हो गई। बात क्लियर है? अच्छा, अब समझने की बात यह है कि ये सारी एंट्रीज जब मैं पार्क करूंगा तो मेरी इंपैक्ट ऑन लायबिलिटीज क्या आएगा? मैं यहां पे जरा आके तुम लोगों के लिए रिपोर्टेड फिगर्स लिखूं तो रिपोर्टेड फिगर्स के अंदर मेरे पास हैं एसेट्स, लायबिलिटीज, पीएनएल, ओसीआई। अच्छा जी, एसेट रिपोर्टेड फिगर्स कितनी है भाई? हम सवाल से देख लेते हैं। सवाल में गया मैंने कहा कि भाई एसेट की जो मेरी रिपोर्टेड फिगर है वो 1300 है, ये आ गई। अच्छा भाई, फिर टोटल लायबिलिटीज हैं 450 की, ये आ गया। और सर मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 250 का, लायबिलिटीज है ना, ओके 250 का, और ये है 0। तो सर अब अगर मैं ये एडजस्टमेंट्स करूं इसके अंदर, सही है जी, और मैं यहां पे कहूं पेंशन लायबिलिटीज की एडजस्टमेंट, एसेट में तो कुछ भी नहीं है, नेट यहां पे मौजूद होगी ना। अच्छा, ये भी बात बता दूं आपको, ओपनिंग के अंदर नेट लायबिलिटी इतने की पड़ी हुई है, 100 की लायबिलिटी ओपनिंग के अंदर आपके पास नेट मौजूद है, सही है जी, याद रखिएगा। फिर मैंने कहा कि सर अगर मैं पेंशन लायबिलिटीज को इतने से नेट इंक्रीज करूं तो वो ये आ गया 44, क्योंकि देखें यही है ना। अच्छा, इसके बाद अगर मैं पीएनएल का चार्ज निकालूं तो पीएनएल का चार्ज आ गया ये। पीएनएल का चार्ज का मतलब ये है कि इतने का एक्सपेंस बुक होगा नेट बेसिस पे, और ओसीआई में ये पॉजिटिव। तो अगर आप इन दोनों को नेट करेंगे तो 44 ही बनता है। तो ये आपके लिए ऑल टुगेदर एक पेंशन की एडजस्टमेंट होगी। इस पर डेफर्ड टैक्स अभी देखते हैं, अभी हम खाली एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, सही है जी। और अगर आप कहते हैं तो मैं यहां पे इसका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट साथ साथ निकालता हूं। तो मैंने कहा आपकी जो टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट डिफरेंस आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट, ये आ गया, सही है जी। यहां पे लिख देता हूं पेंशन लायबिलिटीज, और ये लिख दिया मैंने लास्ट ईयर 2020, क्योंकि करंट ईयर आपका चल रहा है 2021। इसके लिए भी यहां पे सेम कर लेता हूं, सही है जी। और जब यहां पे सेम कर लिया तो होपफुली आपको यहां पे दिख रहा होगा, बिल्कुल सही दिख रहा है।
हमने कहा कि भाई यहाँ पे पीएनएल और ओसीआई। ओके जी, अब हमने कहा कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस देख लेते हैं क्या सीन है। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, यहां पे अगर मैं डिफरेंस ले लूं, इसको भूल जाएं आप। हमें इतना पता है कि लास्ट ईयर तक मैंने 350 का एक्सपेंस बुक किया हुआ है, टैक्स वाला कह रहा है मैंने तो 250 ही माना है आज तक, तो इतने का जो एक्सपेंस है, क्योंकि जाहिर बात है लायबिलिटी एक्सपेंस बुक कर करके बनी होगी, तो इतने का मैंने एक्सपेंस क्लेम नहीं किया होगा, तो टैक्स वाले ने मुझे इतने का एक्सपेंस नहीं किया होगा, ऐड बैक करवाया होगा, तो मैंने आज तक उसके ऊपर सेविंग क्लेम करने के लिए डेफर्ड टैक्स एसेट रखा होगा। और टैक्स रेट में यहां से देख लेता हूं अगेन, ये तो मैंने यहां पे चिपका दिया है, पर टैक्स रेट जो है मेरा वो आ रहा है 30% का, और चेंज इन टैक्स रेट भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो हम साल के आखिर में आए अगर, तो साल के आखिर में जो मेरे पास कैरिंग अमाउंट बचती है, जो डिफरेंस बचता है ऑब्वियसली इन दोनों का, वो ये बचता है। और मैं यहां पर ये करूं, प्लीज बहुत फोकस होकर सुनिएगा, ओसीआई का इंपैक्ट अगर मैं देखूं तो ओसीआई फॉर द ईयर मैंने अलग से निकाल लिया यहां पे 12.9। अच्छा ओसीआई में गेन है, ये चेक कर लें, आपके सामने कर रहा हूं, ओसीआई में गेन है, गेन के ऊपर डेफर्ड टैक्स बुक होता है, यानी ओसीआई पॉजिटिव होगा तो उसके ऊपर ये गेन होगा, गेन पे टैक्स होगा, नेगेटिव होगा, ये सही है जी। फिर मैंने कहा कि अगर मैं इसमें से ये माइनस करूं और ये कटा दूं, तो मेरा जो पीएनएल का चार्ज आ रहा है वो डेफर्ड टैक्स एसेट आ रहा है, यानी अभी प्रूफ भी करता हूं आपको फॉर द ईयर के पीएनएल से, और चेक भी कर लूंगा कि सही है या नहीं है। मैंने कहा देखो यार, जो अकाउंटिंग एक्सपेंस है वो ये प्लस ये माइनस ये है, सही है जी। टैक्स एक्सपेंस जो मुझे फॉर द ईयर में वो अलाउ कर रहा है वो कितना है भाई, कंट्रीब्यूशन। तो मैंने कहा अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं मेरे बच्चों, तो वो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 25, यानी 25 रुपए का ऐसा एक्सपेंस है जो कि नॉट अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज। तो इसके ऊपर मैंने इस साल मजीद सेविंग क्लेम की होगी, कितने की, 7.5 की। तो हम यहां पे लिख देते हैं डेफर्ड टैक्स इनकम बुक्ड फॉर द ईयर, और मैं यहां से देखूं तो ये भी डेफर्ड टैक्स इनकम बुक्ड फॉर द ईयर यही आ रही है, आपके सामने की बात है। तो सर ये तो हो गई हमारी पहली एडजस्टमेंट, जो कि आपको ये समझना था कि भाई पेंशन की पूरी वर्किंग किस तरीके से होनी है, और मैंने करके भी दिखा दी। आ जाए जी अगली एडजस्टमेंट के ऊपर, वो कह रहा है भाई नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन दी बुक्स ऑफ एएल इन 2020 एंड 21 इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर एप्रिसिएशन राइट स्कीम फॉर एम्प्लॉइज अनाउंस ऑन जनवरी 1, 2020, यानी पिछले साल के शुरू में ये एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन जो है, ये यहाँ पे एप्रिसिएशन राइट की स्कीम अनाउंस हुई है, जिसकी कोई एंट्री नहीं बनी है। अब आगे देखते हैं, ऑन जनवरी 1, 2020 AL granted 100,000 cash settled SARs to each of its 50 employee, यानी शेयर एप्रिसिएशन राइट में आपको बखूबी याद होगा कि होता ही है कि भाई हम उसको कहते हैं कि जितने से शेयर ऊपर जाएगा उतनी अमाउंट इक्विवेलेंट में तुम्हें पे करूंगा कैश की फॉर्म में। तो ये मेरी हो गई कैश सेटल्ड ट्रांजैक्शन। अगेन हम कह रहे हैं आज शेयर की प्राइस चल रही है 25, तो हम कह रहे हैं 3 साल में जितने भी ये प्राइस ऊपर जाएगी उसमें मैं तुम्हें उतनी अमाउंट की पैसे दे दूंगा। यानी हुई तो ये शेयर बेस्ड पेमेंट ही ना बच्चों, क्योंकि इसमें अमाउंट का पे होना डिपेंड करता है शेयर प्राइस पे। तो मैंने ये आपको पिछली बार जब डेफर्ड टैक्स सिखाया था, और डेफर्ड टैक्स में मैंने IFRS 2 बताया था, उसके अंदर समझाया था कि इसका स्कोप क्या होता है। बात समझ आ रही है? यानी आइदर यू आर बाइंग गुड्स एंड पेइंग इन द कैश फॉर्म, यानी इन द शेयर फॉर्म, या तो भाई कैश भी पे कर रहे हो पर वो पेमेंट डिपेंड करती है आपके शेयर की प्राइस के ऊपर, तो ये हो गई शेयर बेस्ड पेमेंट्स। बात क्लियर है? तो सर अब हम आगे देखते हैं कि कह रहा है कि भाई 50 एम्प्लॉयज को दी है ऑन द कंडीशन दैट, पहले तो एक सर्विस कंडीशन है कि 3 साल काम करेंगे, दूसरा यहां पे नॉन मार्केट कंडीशन भी है कि 20% से रेवेन्यू ऊपर जाना चाहिए। सर मार्केट कंडीशन क्यों नहीं है? मार्केट कंडीशन का मतलब होता है शेयर प्राइस को ऊपर लेकर जाएं, यहां पे कोई ऐसा केस नहीं है। तो आगे देखते हैं, फिर वो बोलते हैं रेलेवेंट डिटेल्स हैं वेरियस डेट्स के ऊपर जिसमें फेयर वैल्यू ऑफ ईच SAR दी हुई है जनवरी 1 को 16। अच्छा मजे की बात यह है कि जब हम ये शेयर एप्रिसिएशन राइट ग्रांट करते हैं तो ग्रांट डेट के ऊपर आपकी जो फेयर वैल्यू ऑफ SAR है, और जो आपके पास, प्लीज सुनिएगा, जो आपकी फेयर वैल्यू ऑफ SAR है वो 0 होती है। रीजन बता रहा हूं क्यों, क्योंकि आप कह रहे हैं आज शेयर 25 है तो फेयर वैल्यू ऑफ SAR तो 0 होगी ना, क्योंकि इसके आगे वो ग्रो करेगा, अब तक तो ग्रो किया ही नहीं है।
बात समझ आ रही है? तो अगेन फिर वो कहता है, स्टैंडर्ड कहता है कि भाई आपके इदारे के पास ऑप्शन होता है तो हो सकता है वो बेस प्राइस कुछ और सेट करे, यानी हो सकता है कि इसकी बेस प्राइस कम सेट हुई हो, बेस प्राइस कम सेट हुई हो, उसने एडिशनल बेनिफिट उसी दिन दे दिया हो, तो ये उसी दिन का बेनिफिट है 16 का। याद रखिएगा अगेन, ताकि कंफ्यूज नहीं हो, अगेन बता रहा हूं, शेयर एप्रिसिएशन राइट जिस दिन पे ग्रांट होते हैं उस दिन फेयर वैल्यू ऑफ एसएआर जीरो होती है, एक्टिव मार्केट के इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक तो ग्रोथ ही नहीं हुई ना। पर हाँ, अगर एंटिटी चाहे अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिवाइज करने के लिए तो वो ये कर सकती है मैक्सिमम, के बोले भाई हम बेस प्राइस नीचे कर रहे हैं, और जब बेस प्राइस नीचे हो गई तो उसी दिन आप समझो कि एक एप्रिसिएशन राइट की अमाउंट उनको एज ए इंसेंटिव मिल गई, जो कि मिली नहीं है, 3 साल बाद मिलेगी। बात क्लियर है? ये क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं। आगे हमने ये देखा कि आप चल रहा है 31 दिसंबर 2021, इंट्रिंसिक वैल्यू दी हुई है, मेरा इससे कोई गर्ज नहीं है इसमें। एल की एक्सपेक्टेशन है 1 जनवरी को थी कि भाई वो मीट हो जाएगा टारगेट वाली, यानी ये दोनों, क्योंकि मार्केट कंडीशन तो इसमें खैर नहीं है, पर सर्विस कंडीशन और नॉन मार्केट कंडीशन है, तो नॉन मार्केट कंडीशन का भी मीट होना साइमल्टेनियसली लाजमी है। तो जनवरी 1 पे कह रहे थे यस मीट हो जाएगी, लास्ट ईयर 31 दिसंबर पे कह रहे थे मीट नहीं होगी, तो मतलब लास्ट ईयर ना एंट्री बनी ना बननी चाहिए थी, तो कोई एरर ही नहीं हुआ सॉर्ट ऑफ, भाई कोई एरर ही नहीं हुआ ना, क्योंकि बननी नहीं चाहिए थी एंट्री। आगे देखिएगा, अब हमने कहा 31 दिसंबर 2021 पे आके मैंने कहा हाँ यार अब सर्टेन है, तो हमें ये स्टैंडर्ड ये कहता है आप क्यूमुलेटिव एक्सपेंस बुक कर लेंगे, क्योंकि दिस इज चेंज इन एस्टीमेट। बट याद रखिएगा यहाँ पे आपको ये देखना है कि भाई एक्सपेक्टेड लीवर्स कितने, नहीं कितने ऐसे एम्प्लॉयज जो चले गए और जाने के चांसेस हैं जिनके, क्योंकि 3 साल की सर्विस कंडीशन भी जुड़ी हुई है। तो क्या यहाँ पे हम कह रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑलरेडी लेफ्ट, 6 चले गए तो उनके ऊपर तो एक्सपेंस बुक करने की कोई नीड भी नहीं है, और 5 मजीद चले जाएंगे तो उसके ऊपर भी बुक नहीं करना। तो हम यहाँ पे आपके लिए एक काम कर लेते हैं, ये मैं एडजस्टमेंट दूसरी उठा लूं, ये आ गई हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2, और ये एडजस्टमेंट नंबर 2 है हमारी IFRS 2 की, शेयर एप्रिसिएशन राइट्स। चलें जी, अब मैंने ये कहा, बहुत फोकस होकर सुनना, अब मैंने ये कहा कि भाई 31 दिसंबर 2021 पे मौजूद हूं मैं, सही जी। 31 दिसंबर 2019 पे मैंने कहा मेरे पास जो एम्प्लॉयज हैं वो टोटल कितने जिनको मैंने अलॉट किया हुआ है, टोटल सर मेरे हैं 50 एम्प्लॉयज, ये रहा, सही जी, टोटल मेरे हैं 50 एम्प्लॉयज। मैंने कहा ये मैंने 50 एम्प्लॉयज को ग्रांट किया हुआ है, ये रहा 50 एम्प्लॉयज। अच्छा भाई 50 एम्प्लॉयज को जो मैंने ग्रांट किया हुआ है, पर मैंने कहा मैं 50 के एक्सपेंस तो बुक नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि 50 में से आप पहले 6 निकालें फिर 5 निकालें। अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई 50 में से आप 6 निकालें फिर 5 निकालें, तो जो आपके पास यहां पर अमाउंट बच गई वो कितनी है भाई, 50 - 6 - 5 39। ये जो भी लोग हैं 39, सही है जी। एक बंदे को मैंने 1 लाख इशू किए हुए, आपके सामने की बात है, 1 लाख इशू किए हुए, सही है जी। 39 इंटू 1 लाख हो गया। अब मैंने शेयर एप्रिसिएशन राइट की फेयर वैल्यू देख ली है, क्योंकि ऐसी बात है 25 है, वो ये रही आपके सामने 25 आ रही है। और मैंने कहा सर 2/3, क्योंकि 1 साल बाकी है तो मैं 2 सालों का क्यूमुलेटिवली बुक करूंगा, तो 39 इंटू 1 लाख इंटू 25 इंटू 2/3। तो मैंने कहा सर ये मेरे पास जो आंसर आया ये आया 65 मिलियन का, तो मैं इसको मिलियंस में कर लूं तो 65 मिलियन आएगा। सर मिलियंस में आपने क्यों किया? क्योंकि देखिए ऊपर आंसर मिलियंस में चल रहा है, तो मैंने कहा कि सर पहले तो मैं इसको अगेन सेट कर लूं, क्योंकि क्वाइट लेंथी क्वेश्चन। तो मैंने कहा कि सर आ जाएं, यहां पे बात कर लेते हैं। ये रिपोर्टेड फिगर्स हैं, सही जी। अब यहां पे आ जाएं, शेयर एप्रिसिएशन राइट्स। तो मैंने कहा शेयर एप्रिसिएशन राइट के लिए आपने कहा कि सर आपकी लायबिलिटी जो है वो 65 मिलियन से इंक्रीज हो जाएगी, और जो आपका एक्सपेंस है वो 65 मिलियन से इंक्रीज हो जाएगा। OCI पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ना कि एसेट्स पे। तो सर सिंपल ये शेयर एप्रिसिएशन राइट भी हो गया। अगेन मेरे बच्चों, जिसको 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 ये याद नहीं है तो ये वो भूल जाए कि भाई उसे ऐसे सवाल हो सकते हैं, क्योंकि एक एक एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स। अब देखें ना, इसने पूरा सवाल 25 नंबर का पूछ लिया, डेफर टेक्स्ट को भी घुसा के, ऊपर से मल्टीपल स्टैंडर्ड्स को भी टेस्ट कर लिया, तो ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड हैज अ वेटेज, ये बात याद रखिएगा। आगे फिर हमने कहा कि सर चलें ये भी बात हो गई, अब इसका टैक्स इंपैक्ट देख लेते हैं। आ जाएं, क्या रहा है टैक्स इंपैक्ट में? बोल रहा है कि भाई पेमेंट अगेंस्ट एसएआर एडमिसिबल, तो ऐसी बात है जब मैं पेमेंट करूंगा तो
पेमेंट तो 65 मिलियन की करूंगा ना। तो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर मेरे बच्चों डेफर्ड टैक्स निकालूं, अगर मैं यहाँ पे डेफर्ड टैक्स निकालूं, तो मैंने कहा यहाँ पे शेयर एप्रिसिएशन राइट्स की लाइबिलिटी ओपनिंग तो मैं आपको बता दूं कि ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई आपके पास जो है ये अमाउंट आ रही है 65 मिलियन की लाइबिलिटी, ऐसा ही है। टैक्स वाला कह रहा है कि भाई मेरे पास तब आना जब आप माशाल्लाह से इसको पे कर लें। तो मैंने कहा सही है भाई, हम तब आएंगे आपके पास, बट मैं तो उसकी सेविंग क्लेम करूंगा ना। तो मैं सेविंग क्लेम करने के लिए यहाँ पर 19.5 की डेफर्ड टैक्स एसेट बुक कर लूंगा और फॉर द ईयर भी यही आ जाएगा, क्योंकि ओपनिंग तो कुछ था ही नहीं। यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, वो ये रहा, सही जी, वो ये आ गया। अच्छा भाई, ये भी कहानी साथ साथ मुक गई इसके। अब हमने कहा कि सर अब देखते हैं कौन सी एडजस्टमेंट है भाई। अच्छा भाई, IFRS 9 आ गया है। वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड ऑफ रेसलिंग लिमिटेड वाज अकाउंटेड फॉर एज अ फाइनेंशियल एसेट सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू PNL, यानी उसने फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे इसको रखा हुआ है। इंस्टेड ऑफ अकाउंटिंग फॉर द फाइनेंशियल एसेट एज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI, यानी असल में ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट थी, इसको फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे रखना चाहिए था, उसने फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे रखा है। एक तो ये ब्लेंडर है, आगे देखिएगा। ऑन जनवरी 1 AL परचेज 4 मिलियन बॉन्ड्स। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अगर ये ब्लेंडर है तो आपको एक चीज अपने भेजे में फिक्स करनी है कि उसने एक तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे रखा है, एक्सपेंस आउट किया होगा, इंटरेस्ट इनकम बुक की होगी कूपन से, जबकि IRR से होनी चाहिए, और फेयर वैल्यू गेन PNL में लेके गया होगा, जबकि लेके जाना चाहिए OCI में। और इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी नहीं की होगी, क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे जो भी सिक्योरिटी होती है वो इंपेयर नहीं होती, ये बात याद होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे इंपेयरमेंट भी बुक नहीं हुई होगी इफ देयर इज एनी। आगे देखते हैं। फिर वो कहता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट दी हुई है और इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ बॉन्ड्स, कूपन रेट दिया हुआ है 8% का और इफेक्टिव रेट दिया हुआ 15% का। इनिशियल रिकॉग्निशन AL डिटरमाइंड द बॉन्ड्स वर नॉट क्रेडिट इंपेयर्ड, यानी इनिशियल रिकॉग्निशन पे क्रेडिट इंपेयर्ड नहीं थे, तो हमने कोई 12 महीने के क्रेडिट लॉसेस भी बुक नहीं किए होंगे, हम सीधा इसको लेके गए होंगे साल के आखिर तक। आगे फिर मैंने कहा 31 दिसंबर 2021 AL received the interest, however due to deteriorating credit rating of the bonds, AL determined that there had been a significant increase in credit risk since the acquisition of. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है ना क्रेडिट रिस्क में, सिग्निफिकेंट इंक्रीज, तो उस केस के अंदर आप लाइफ टाइम क्रेडिट लॉसेस बुक कर लेते हैं। ये बात अपने भेजे में फिक्स कीजिएगा, 12 महीने के नहीं, क्योंकि देखें आप देखते हैं कि भाई अगर आपका क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली हाई हो गया है तो यू डोंट वेट फॉर द टाइम तो आप पूरा लॉस एक साथ बुक कर लेंगे। बात क्लियर है? आगे फिर आपने कहा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द 4 मिलियन बॉन्ड्स एट द वेरियस डेट इज आल्सो अवेलेबल। तो ये उसने डेट दी हुई है, लाइफ टाइम क्रेडिट लॉसेस निकाल के दिए हैं, वरना तो आपको वो पीरियोडिक डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी देता, लॉस गिवन डिफॉल्ट देता, आप परसेंटेजेस लगा के निकालते। उसने आप पे एहसान किया, बोला ले लो भाई, मुझे बता दो करना क्या है। सही जी। आगे फेयर मार्केट वैल्यू भी दी हुई है। इसके बाद क्या है, अंडर टैक्सेशन लॉस इंपेयरमेंट और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स टैक्सेबल प्रॉफिट्स को अफेक्ट नहीं करती, यानी वो उनको नहीं मानता। सही जी। बेचने के वक्त देखता है, वो देखना है आपने, और बोल रहा है कि भाई जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाता है रिसीट बेसिस पे, कूपन यानी बात कर रही है। फर्दर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज करना अलाउड है। तो ये हिसाब किताब है। अभी अब आगे देखते हैं सर, आगे देखते हैं सर, आ जाएं। अब हमने कहा कि भाई एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गई और IFRS 9 की डेट सिक्योरिटीज हो गई, डेट सिक्योरिटीज हो गई। चलें जी। अब हमने कहा जो अकाउंटिंग डन हुई हुई है वो क्या है। अकाउंटिंग डन हुई हुई होगी भाई ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश, क्लोजिंग, कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू, गेन या लॉस, ये हिसाब किताब हुआ होगा। अच्छा जी। अब हम जरा देख लेते हैं। हमने कहा फेस वैल्यू कितनी है भाई, फेस वैल्यू कितनी है। हम सवाल में गए,
सवाल में हमने देखा कि भाई जो हमारी फेस वैल्यू है वो है 50 ईच और 4 मिलियन है मेरे पास। तो मैंने कहा कि भाई मैं सिंपल एक काम करूं, 50 इंटू 4, ये हो गया 200। अच्छा जी, फेयर वैल्यू कितनी है जितने का मैंने खरीदा है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने कहा, मैं गया सवाल में तो मैंने देखा ये खरीदा है मैंने कोई 150 मिलियन का। चलो भाई सर मतलब मुझे डिस्काउंट मिला है, सर मुझे डिस्काउंट मिला है और मुझे डिस्काउंट मिला है कितने का, इतने का। दैट हैज़ टू बी अमोर्टाइज एज वेल थ्रू IRR। तो आपका IRR ज़्यादा होगा ना, क्योंकि आपने पैसे कम दिए, मिलेंगे ज़्यादा तो आपकी इनकम है। तो मैंने कहा ये हो गया। ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे तो कैपिटलाइज होनी चाहिए 3 मिलियन की, वो ये आ गई। मैंने इन दोनों को सम किया तो मुझे अमाउंट मिल गई ऑल टुगेदर 153 मिलियन की कैपिटलाइज। बट अकाउंटिंग डन हुई है फेयर वैल्यू थ्रू PNL की। तो ओपनिंग इन्होंने माशाल्लाह ये लिया होगा, इंटरेस्ट बुक किया होगा 8% पे, सही है जी, लिया होगा 8% पे, ये आ गई होगी क्लोजिंग, यही कैरिंग अमाउंट। और मैं फेयर वैल्यू अगर जाके देखूं, इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, फेयर वैल्यू जाके देखूं 31 दिसंबर पे तो 136 है। मैंने कहा अच्छा भाई जब 136 है तो सॉर्ट ऑफ आपका लॉस बुक हुआ होगा PNL में। ये हो चुका है, ये हो चुका है, यानी अभी तक मैं आपको बताऊं PNL में 14 मिलियन का ये लॉस बुक हुआ हुआ है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बुक हुई हुई है और ये इनकम बुक हुई हुई है। 3 कारनामे हो चुके हैं। आए देखिए होना क्या चाहिए था, अकाउंटिंग टू बी डन फेयर वैल्यू थ्रू OCI। चलें जी, अब हमने कहा इधर आ जाए भाई, ये हिसाब किताब देख लेते हैं। ओपनिंग कितना होना चाहिए था, इतना, ये माइनस कहां से आ गया भाई। इफेक्टिव इंटरेस्ट मैंने चेक कर लूं, 15% मैंने धड़ल्ले से लगा तो दिया है, बट क्या ये है, अच्छा भाई 15% का यहाँ पे दिख रहा है पर एनम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। ओके जी, 15% लगा दिया। अच्छा कूपन विल रिमेन सेम। अच्छा कूपन फेस वैल्यू पे लगाया ना मैंने, हाँ जी कूपन फेस वैल्यू पे लगाया, तो मैं यहाँ से लिंक लगा सकता हूँ। ओके ये आ गया। अच्छा भाई क्लोजिंग आ गया आपके पास, ये यू कैन से 160, सही है जी। अच्छा भाई ये भी 23 कर लें। कैरिंग अमाउंट आ गई आपके पास, ये फेयर वैल्यू तो ऑब्वियसली सेम होनी चाहिए और आपके पास लॉस आ गया ये, बट याद रखिएगा ये जाना चाहिए था OCI में। तो ये फर्क है, ये फर्क है। चलें जी, अब देखते हैं कि हुआ क्या और होना क्या चाहिए। अच्छा भाई अगर मैं ये कहूँ आपसे, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि देखें इन्वेस्टमेंट तो फेयर वैल्यू पे होनी भी फेयर वैल्यू पे चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट की तो एडजस्टमेंट कोई नहीं आएगी, यानी एसेट्स में कोई पंगा नहीं है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एसेट्स के अंदर कोई पंगा अभी तक नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है भी फेयर वैल्यू पे, होनी भी फेयर वैल्यू पे चाहिए। पंगा है OCI PNL का। आए देखते हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं अभी ये देखूं आप लोगों के लिए सीधा सीधा हिसाब किताब, इंटरेस्ट इनकम, तो मैंने कहा इंटरेस्ट इनकम 23 की बुक होनी चाहिए, बुक हुई है 16 की, क्योंकि इफेक्टिव इंटरेस्ट मुझे ज्यादा बुक करना चाहिए ना। वो उसने भाई साहब वहां पे लॉस कम बुक करके एडजस्ट किया हुआ है, बात समझिएगा भाई, मैंने इफेक्टिव इंटरेस्ट इनकम बुक करनी चाहिए ना। उसने क्या किया हुआ, इफेक्टिव इंटरेस्ट इनकम के बजाय कूपन से बुक किया, वो फेयर वैल्यू में एडजस्ट हो गया पूरा जाके, क्योंकि गेन बुक हो गया ना, तभी तो देखो लॉस कम हो गया, यहाँ पे लॉस ज्यादा है OCI का। तो ये आ गया। मैं कह रहा हूं भाई 7 मिलियन की, प्लीज सुनिएगा मेरे बच्चों, 7 मिलियन की ऐसी अमाउंट है, 7 मिलियन की ऐसी अमाउंट है इंटरेस्ट की जो कम बुक हुई है। बात क्लियर है। अच्छा एक और चीज, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी एक्सपेंस आउट हो गई है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी क्या हो गई है, एक्सपेंस आउट हो गई है। वो अलग से आप क्या कर दें, इसमें ऐड कर दें, ये 10 हो गया। तो 10 कैसे भाई, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो गई ना, एक तो इंटरेस्ट रिवर्स किया आपने, दूसरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिवर्स की, 3 की। अच्छा भाई अब एक और चीज, अब आप देखें आपने ऑल टुगेदर PNL के अंदर ये 14 मिलियन का लॉस बुक किया हुआ है, जबकि होना ही नहीं चाहिए। PNL के अंदर लॉस होना ही चाहिए, क्योंकि फेयर वैल्यू PNL है ही नहीं। तो हमने कहा कुल मिला के 24 का रिवर्सल है। और यहां पे भी देखें, अगर मैं इसको राउंड कर दूं तो आपने OCI में लॉस बुक करना है कितने का, 24 का, ये हो गया। तो हमने कहा भाई PNL रिवर्सल एक साथ आ गया और ये OCI का रिवर्सल एक साथ आ गया। तो हमने कहा कि भाई
हमने ये कर ली अकाउंटिंग एंट्री। ये तो एक एरर एडजस्टमेंट हो गई। इधर देखिएगा बच्चों, हमने कहा IFRS 9 इन्वेस्टमेंट्स, तो हमने कहा सबसे पहले सर PNL को पॉजिटिव करें और OCI को नेगेटिव करें। ये आ गया, अभी तक का हिसाब किताब ये है। आगे फिर उसने कहा कि भाईजान एक बात समझें, यहाँ पे ये इम्पेयरमेंट भी हुई है, ये रही, क्योंकि आपने देखा AL ने डिटरमाइन किया है कि दैट देयर हैड बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द बॉन्ड्स। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज तो इस पे इम्पेयरमेंट बुक होनी चाहिए, बट अगर फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे डेट सिक्योरिटी रखी हुई होती है तो उसकी इम्पेयरमेंट बुक हो के एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट नहीं आती, वरना इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, उसको तो रखना ही फेयर वैल्यू पे। तो इसमें आप OCI को एडजस्ट करते हैं, तो OCI में इसको डालेंगे। तो अब मुझे बात बताएं, मैं यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस PNL के अंदर डेबिट करूंगा 15 से, और साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट को कम करने के बजाय OCI में इसको नेट कर दूंगा, OCI में नेट कर दूंगा। सही है जी, OCI में नेट कर दूंगा। तो यहां पे देखिएगा, मैं यहां पे PNL के अंदर ये अमाउंट ले गया इम्पेयरमेंट लॉस की। अच्छा, 24 का इनकम बुक हुआ, 15 का लॉस बुक हुआ, वो ये 9 आ गया। सही है जी, और यहां पे मैंने जो OCI बुक किया था उसमें ये इनहांस कर दूंगा 9। तो मैंने कहा कि सर ये अमाउंट आ गई हमारे पास 8.95 या यू कैन से 9 की। सही है जी, ये हिसाब किताब हो गया आपकी इन्वेस्टमेंट्स का IFRS 9 की। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बचता। देखें, अगेन रिपीट करूं, यहां पे आपने पहले OCI का लॉस बुक कर लिया, जो कि नहीं हुआ था वो आपने कर लिया। आपने PNL में जो बुक हुआ था उसको रिवर्स कर लिया। क्या क्या बुक हुआ था? इंटरेस्ट कम बुक हुआ था, उसको बुक किया। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बुक हुई थी, उसको रिवर्स किया। लॉस बुक हुआ था 14 का, उसको रिवर्स किया, क्योंकि PNL में जाना नहीं चाहिए था। फिर मैंने कहा इम्पेयरमेंट बुक की, यस PNL में बुक की, पर उसका इंपैक्ट OCI से लेके किया, क्योंकि अदरवाइज मैं बुक करता तो मेरी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू से नीचे आ जाती। तो वो कहता है दैट सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू टू OCI पे जो कैरी हो रही है उसका इम्पेयरमेंट लॉस आता है तो वो OCI से रूट होगा। बात क्लियर है? चलें जी, अब हमने कहा ये भी कहानी हो गई डन, ये भी कहानी हो गई डन। इसको हम यहाँ ले आते हैं ताकि ये करीब हो जाए। अच्छा भाई सर, अब रही बात इसकी इन्वेस्टमेंट्स IFRS 9 की, तो आई बिलीव कि ये ओपनिंग में तो थी ही नहीं, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई पंगा होगा। अब बात आती है यहाँ पर, मैं यहाँ पे सीधा अगर आप लोगों के लिए PNL इम्पैक्ट देखूं तो प्लीज यार मेरे बच्चों फोकस होकर देखना कि PNL में क्या होगा, OCI में क्या होगा। OCI में पढ़ा हुआ क्या है, मैं यहाँ पे जरा आपके सामने बताऊं। OCI में एक ये लॉस पड़ा हुआ था जिसको इस गेन ने नेट किया। किस गेन ने भाई? 15 वाले। सही है जी, ये जो भी गेन है फॉर द ईयर का, इसके ऊपर 30%, यानी मैंने कहा OCI में लॉस है, ये गेन है, तो मैंने डेफर्ड टैक्स एसेट रखा हुआ होगा। सही जी, यानी ऑल टुगेदर OCI जो नेगेटिव है उस पर बेनिफिट बुक किया होगा मैंने। क्यों? क्योंकि ओवरऑल नेगेटिव है, तो ये था 2.69। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आ जाऊँ, बहुत फोकस होकर देखना। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के अंदर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है मैंने भी कैपिटलाइज की है, वो भी कैपिटलाइज का बोलता है, कोई फर्क नहीं है। तो ये एडजस्टमेंट्स कर लूंगा, अगर तो मेरे PNL में जो होगा मुझे उसको सही करना है। अब बस इतनी सी बात है। बात क्लियर है? बहुत फोकस होकर देखिएगा। मैंने कहा कि भाई एक तो 23 और 16 का डिफरेंस है, 23 और 16 का डिफरेंस है, यानी मैं यहाँ पे अगर आपको समझाऊं, बताऊं, यहाँ पे कर लेते हैं इसी के साथ टैक्स इम्पैक्ट्स। सही है जी, टैक्स इम्पैक्ट्स को देखते हैं मेरी जान। हमने कहा OCI में, सही है जी, लॉस बुक्ड कितने का? 24 का। हमने कहा लॉस रिवर्स कितने का? 15 का। मेरे OCI में नेट कितना है? ये। तो OCI में लॉस है तो उसकी सेविंग भी आज ही बुक करूंगा, टैक्स सेविंग, डेफर्ड टैक्स एसेट नेट फॉर द ईयर, इसका 30%, ये आ गया भाई। वो नीचे मैंने तुम्हें दिखाया जो नीचे आ रहा था। इसके बाद अगर मैं PNL की बात करूं, सही जी, बहुत फोकस होकर देखिएगा, डिफरेंस पे बुक होता है डेफर्ड टैक्स, इसलिए बता रहा हूं अभी। इधर इंटरेस्ट बुक्ड
क्योंकि सही होने के बाद ये एंट्री जब मैंने पार्क कर ली, आपके सामने पार्क की है ना, ये रही एसेट और लायबिलिटीज में पार्क किया ना 9 तो ये मैंने जब एंट्री पार्क कर ली, सही है जी, तो इंटरेस्ट ये वाला बुक हो गया, सही है। अलाउड कितना है, अच्छा अलाउड को भी नीचे ले जाते हैं, पर मैं कह रहा हूं इम्पेयरमेंट कितने की बुक की है, इतने की, सही है जी। क्या मैं कह सकता हूं कि अकाउंटिंग एक्सपेंस यानी नेट अकाउंटिंग इनकम इतनी हुई हुई है, ये है अकाउंटिंग इनकम, सही है। अलाउड अकाउंटिंग इनकम कितनी है, अलाउड अकाउंटिंग इनकम कितनी है, ये 16, सही जी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपके सामने की बात है, देखिएगा यहां पे अगर मैं इसको यूं कर लूं, आप फोकस होकर देखें, इंटरेस्ट बुक कितना किया हुआ है 23 का, इम्पेयरमेंट कितने की बुक की है, सब सही होने के बाद तो यही होना चाहिए ना, इनकम और इंटरेस्ट, दैट्स इट। अकाउंटिंग इनकम इतनी बुक हुई हुई है, सही है। टैक्स वाला कह रहा है भाई मैं सिर्फ तुम्हें 16 अलाउ करूंगा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि टैक्स वाला मुझे लेस करवा देगा, ऐड करवा देगा, सही है जी। कितने से, इतने से, तो जाहिर सी बात है टैक्स वाला बोलेगा मुझे टैक्स दो, मैं बोलूंगा भाई मेरी तो सेविंग, मैं सेविंग क्लेम करूंगा, तो सेविंग क्लेम करने के लिए डेफर्ड टैक्स एसेट स्लैश डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करूंगा मैं 30% पे 2.42, तो वो ये आ गई, सही जी। ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा भाई, अब इसके ऊपर तो ये पूरा डेफर्ड टैक्स एसेट है ना, ये तो मैंने यहां रख दिया। अच्छा भाई, अब ये आ गया ये अमाउंट, ये आ गया ये, और ये आ गया फॉर द पीरियड, यानी इस पे भी इनकम, इस पे भी इनकम, इस पे भी इनकम, यानी फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स इनकम ही हमारी 29.42 की, ऐसा ही है जी। तो सर ये था हमारे पास ओवरऑल इस सवाल का स्ट्रक्चर, जो कि ऑब्वियसली अगर आपको मल्टीपल स्टैंडर्ड्स पे ग्रिप नहीं है तो आपसे ये कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। खाली ये देख लेता हूँ उसने करंट टैक्स मांगा है, हाँ रेलेवेंट नोट ऑन टैक्सेशन भी मांगा हुआ है, तो आ जाए जी। मैंने कहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, आई थिंक मैं यहाँ से उठाऊंगा जो मेरा एडजस्टेड होगा, अभी देख लेते हैं सर। ये सही वाला होगा ना सर, ये आ गया सही वाला। चलें जी, हमने कहा सर ये सही वाली चीज़ आ गई हमारे पास 107। एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, कितनी एडजस्टमेंट से गिनी चुनी है ना, तो हमने कहा सबसे पहले डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन IAS 19। अच्छा मैंने ऊपर बखूबी ये काम किया हुआ है, बखूबी ये काम किया हुआ है, ये रहा, आपको दिखा देता हूँ, सही जी। अकाउंटिंग एक्सपेंस से टैक्स वाले ने क्या बोली, इतना अलाउ नहीं करूंगा क्योंकि टैक्स वाले ने मुझे सिर्फ कंट्रीब्यूशन अलाउ की थी, तो उसने इतना ऐड बैक करवा दिया, मैंने इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर ली, सही जी। आगे फिर मैंने कहा भाई IFRS 2 शेयर एप्रिसिएशन राइट्स, इधर आ जाए भाई, शेयर एप्रिसिएशन राइट पे भी मैंने कुछ ना कुछ तो किया भाई है, हाँ भाई ये 65 मिलियन, उसने बोला शाबाश ऐड बैक करो, जब पे करो तब आना मेरे पास, चले हमने कहा ओके भाई तब आएंगे आपके पास। फिर हमने कहा यहाँ पर IFRS 9 एडजस्टमेंट, गिनती की टैक्स वाला बोलेगा ऐड बैक करो ये, इस पर भी मैंने डेफर्ड टैक्स इनकम बुक की। जब मैंने यहाँ पे इसको ऐड बैक किया तो ये आ गई मेरी टैक्सेबल इनकम, सही जी, ये आ गई मेरी टैक्सेबल इनकम। टैक्स रेट में लगा दूं 30% का, तो मेरे पास आ गया करंट टैक्स एक्सपेंस। करंट टैक्स एक्सपेंस है मेरा बच्चों 61.50, सही जी। अब मैं बनाऊंगा टैक्स रिकंसिलिएशन, तो मैंने कहा कि सर टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया ये, सही है जी। और मैंने यहाँ पे करंट टैक्स एक्सपेंस दिखा दिया, अच्छा टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट तो इसका 30% आएगा, ओके जी। और मैंने कहा डेफर्ड टैक्स इनकम नेट बुक कर लूँ अगर मैं इन तीनों पे, तो कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं है, तो ये मैच होना चाहिए 29.42,
सर ये एग्जैक्टली मैच है, और अगर मैं यहाँ से देखूँ जो मैंने बैलेंस शीट अप्रोच किया था ये भी मैच है। तो सर दिस वाज ऑल अबाउट आपका आर्चरी लिमिटेड विंटर 2022। जज़ाकल्लाह।